जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। और वेट लिफ्टिंग पे ये पार्ट 2 हम कैप्चर कर रहे हैं और इसमें हम जो बातें डिस्कस करेंगे उनमें वार्म अप है और जो बच्चे नए वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ रिकवरी के बारे में बात करेंगे। तो सोहन भाई, सबसे पहले हमें बताइएगा कि हम इसमें वार्म अप क्या करते हैं। अली, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। ज़्यादातर लोग जो है इसको प्रेफरेंस नहीं देते वार्म अप को, क्योंकि लोग समझते हैं कि बस जिम आए हैं और शुरू कर दें गेम। जनाब, गर्मी पहले ही बहुत है, पसीना निकल रहा है, वार्म अप ही है और गेम शुरू कर दें। वार्म अप बहुत ज़रूरी है किसी भी गेम के लिए, किसी भी गेम के लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो हमारी गेम है वेट लिफ्टिंग, हैवी एथलेटिक्स इसको कहते हैं, इसमें तो आपको डीप मसल वार्म अप चाहिए, डीप मसल वार्म अप चाहिए, ताकि आपके जॉइंट्स के एक एक टेंडन, एक एक जो है वो आपका मसल जो है ना वो वार्म अप हो, क्योंकि हमने हैवी से हैवी लिफ्ट करना है वेट को। अच्छा, वार्म अप में भी गई किसमें एक जनरल वार्म अप आ जाता है, जिसमें आप एक पीटी वगैरह कई स्कूलों में भी आप देखते हो करवाई जाती है, और नॉर्मली बच्चे जो करते नज़र आते हैं। और ये जिम में जो इस तरह का जो कल्चर है वो नहीं है, बिल्कुल ना कोचेज जो है बॉडी बिल्डिंग की जिम या वेट लिफ्टिंग जिम में कह लें, बहुत से वेट लिफ्टिंग जिम में जो है वो नहीं है, लेकिन कईयों में होगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, पहला तो आ गया कॉमन है, ये जनरल पीटी हो गई वार्म अप, ये तो आपका हो गया ना, इससे ये तो जनरल पीटी वार्म अप आ गई, स्प्रिंटें हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा उछल कूद कर लिया, ये वो जंपिंग जैक्स कर ली, हाँ जी, हाई जंप कर लिया, फ्रॉग जंप कर लिया। इसके बाद आया था डीप मसल वार्म अप, वो प्रोफेशनल वार्म अप होता है। उसमें आप एक रेजिस्टेंस बैंड के साथ वार्म अप करते हो, आप टारगेट करते हो अपने स्पेसिफिक मसल्स को। अगर आपका पहला इवेंट क्लीन एंड जर्क है, उसमें जो मसल इस्तेमाल होने हैं क्लीन एंड जर्क में, आप स्पेसिफिकली जो है ना स्पेसिफिकली उन मसल्स को वार्म अप करते हो उस रेजिस्टेंस बैंड के साथ। अगर आप स्नैच करना चाह रहे हो तो स्नैच में आपका बैक का इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप करते हो, बैक को स्पेसिफिकली उन मसल्स को, डीप मसल्स को वार्म अप करते हो, ताकि आप इंजरीज के चांसेस भी कम हो, आपके मसल अच्छे वार्म अप हो और आप ट्रेनिंग जो है वो अच्छी परफॉर्म कर सकें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जो लोग वार्म अप नहीं करते, वो ज़्यादातर इंजरीज का शिकार रहते हैं, क्योंकि कूल डाउन बॉडी में अगर आप वेट लिफ्ट करोगे या आप कोई भी ट्रेनिंग करने की कोशिश, इवन कि आप कूल डाउन स्ट्रेचिंग भी नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेचिंग करने के लिए भी वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि मसल्स जब गर्म होते हैं तो वो नरम होते हैं, उनमें लचक पैदा होती है। ठंडे मसल्स में अकड़ाव रहता है, उनमें आप ट्रेनिंग या स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते। उनमें आप हमेशा अगर बगैर वार्म अप ट्रेनिंग करना चाहोगे, कोई भी ट्रेनिंग, इवन आप स्प्रिंट भी करोगे, तो आप हमेशा इंजरी का शिकार होगे और कोई ना कोई नुकसान उठाओगे। और सोहन भाई, ये हमें कोई आइडियल एज बताएं कि हम किस एज में वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन आवाम का कॉन्सेप्ट ये है कि हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो हाइट छोटी रह जाएगी। इसके बारे में ज़रा मिसकंसेप्शन जो लोगों में पाई जाती है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी, पहला क्वेश्चन का पार्ट आपका जो है कि किस एज में करनी चाहिए, पहले मैं उसका आंसर दे दूं। वेट लिफ्टिंग जो है वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है और ये बड़ी महंगी स्पोर्ट्स है आज के दौर में स्पेशली। और ये अगर बच्चे को शुरू करवाई जाती है तो इस मकसद से कभी भी नहीं करवाई जा सकती, ना करवाएं कि ये बच्चा सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहा है या टाइम पास करने के लिए इसको भेज रहे हैं, या ये वारा फिरता था हमने कहा इसको जिम में डाला करवा दें, ये नहीं। सही। देखिए, बच्चे को अगर आपने प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन या प्रोफेशनल एथलीट बनाना, स्पेशली वेट लिफ्टर की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो उसको कम से कम जो एज है वो 9 से 11 साल बच्चे को स्टार्ट करवाने वेट लिफ्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि ये बड़ी अचीवमेंट करे, कोई बड़े अच्छे गोल्स इसके सेट किए हैं, बड़े अच्छे मेडल जो है वो हासिल करे, तो उसकी जो एज है वो 9 to 11 ईयर्स पे उसको स्टार्ट करवा दे, और कम से कम साल डेढ़ 2 जो है ना उसको स्टिक के साथ या पीवीसी पाइप के साथ जो है वो टेक्निक पे फोकस करे, ताकि उसके मसल जो है वो उस टेक्निक पे पक जाए, उन मसल को आदत हो जाए। अगर वो वेट को बाहर से लेके जाना भी चाहे तो ना जाए, मसल्स को आदत ही ऐसी पड़ जाए कि वेट जिधर से टेक्निक से वो उसको ने जो ट्रेनिंग की है टेक्निक की, वेट उसी तरह ही जाए। बिल्कुल। ठीक है। आपका सेकंड पार्ट ये है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में कि यार वेट लिफ्टिंग ना करी, कद छोटा रह जाएगा, बहुत से लोग इस तरह कहते हैं। देखिए, बेसिकली चीज़ ये है कि अगर एक शख्स मेहनत करता है तो मेहनत करने से उसको भूख ज़्यादा लगेगी। अगर वो पहले एक रोटी खाता था तो मेहनत के बाद उसको भूख लगी, वो ज़्यादा ही खाएगा, 2 रोटी खाएगा। तो जब वो 2 रोटी खाएगा तो 2 रोटी खाने से उसकी ग्रोथ बढ़ेगी या रुकेगी? ये तो कॉमन सेंस की बात है, बढ़ेगी। तो कद किस तरह रुक सकता है? कद कभी भी नहीं रुकता, ये मिसकॉन्सेप्ट है। कद नहीं रुकता, ये बढ़ता है। जो बंदा
स्पोर्ट्स करता है, रिसर्च है स्पोर्ट्स साइंसेज की, हाँ, कि कॉमन पर्सन से एथलीट का जो कुव्वत हाफजा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी इंटरनल बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स जो है बॉडी के वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उसमें कुव्वत बर्दाश्त और सब्र जो है स्पोर्ट्समैन में ज़्यादा होता है। बिल्कुल, इसलिए तो कहा जाता है कि हेल्थी बॉडी हैव हेल्थी माइंड। जी बिल्कुल, और हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल। और वेट लिफ्टिंग बेसिकली स्टाइल बेस्ड स्पोर्ट्स है। आप में जितनी मर्जी ताकत है, अगर आपके पास स्टाइल नहीं है तो आप वेट नहीं उठा सकते। हाँ, ये तो एक कॉमन सेंस की कॉमन चीज़ है कि वेट लिफ्टिंग में आप टेक्निक के बगैर वेट लिफ्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट हटके वेट है। इतना दौरे जिद्दत आ गया है कि इवन बॉडी बिल्डिंग भी फ्री वेट से मशीन्स पे चली गई है, इतना जदीद दौर आ गया। लेकिन वेट लिफ्टिंग आज भी फ्री वेट्स पे है, ये मशीन पे ना गई है ना जा सकती है, ये आज भी फ्री वेट्स पे है। अच्छा उस्मान भाई, आपने ना पार्ट 1 में हमें क्योंकि डाइट के बारे में बहुत अच्छा गाइड किया, तो इसी से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि क्यों ना मैं रिकवरी के बारे में पूछूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इंजर्ड हूं तब मैं कैसे रिकवर करूं अपने आप को, और अगर मैं वैसे ही नॉर्मल बहुत पीक पे जा रहा हूं या बहुत फिट हूं तो तब मैं अपने आप को कैसे रिकवर करूं। जी अली, आपने ये बड़ा अच्छा जो है ना पॉइंट रेज किया है रिकवरी का और रिहैब का। बेसिकली लोग जो है, आपने भी वर्ड्स जिम में यही सुना, मैंने भी आज तक जिम में यही कोई से वर्ड सुना, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ओनली ट्रेनिंग। बिल्कुल, ट्रेनिंग करते जाओ, करते रहो और यही करते रहो। हाँ। अच्छा, रिकवरी और रिहैब के बारे में कोई बात नहीं करती, रिकवरी और रिहैब पे किसी का फोकस नहीं, जबकि मेन चीज़ ही यही है। रिकवरी और रिहैबिलिटेशन होगी तो आपकी नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग होगी, आपकी परफॉर्मेंस होगी। जब रिकवरी नहीं होगी तो आपकी नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग भी नहीं हो सकती। इसी बात से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया है कि एक ट्रेनिंग करने के बाद हमें कितनी देर बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, वैसे तो अगर आप जो ट्रेनिंग सेशन का वीक में जो है ना, वो टोटल 9 सेशन होते हैं एक वीक में वेट लिफ्टिंग के, मॉर्निंग एंड इवनिंग मिला के। ठीक है। और आप जो ट्रेनिंग सेशन की बात करें वो आप 100% मैक्सिमम टोटल की ट्रेनिंग की बात करेंगे। जिस दिन आप मैक्सिमम ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद आप कब दोबारा मैक्सिमम की ट्रेनिंग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट, इट डिपेंड्स ऑन योर रिकवरी, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर रेस्ट। अगर आपकी रात की नींद पूरी है, आपकी डाइट टाइम पर पूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपकी डाइट, आप बहुत अच्छा मील ले रहे हो, बहुत अच्छा से अच्छा खाना फूड खा रहे हो, लेकिन टाइम पे नहीं ना खा रहे, उसका कोई फायदा नहीं। वो सियाने कहते हैं ना, वक्त पे जूतियां भी खाओ वो भी सोना बन के लगती है। वक्त पे दाल भी खा रहे हो ना तो वो गोश्त के बराबर है, वक्त से हट के आप गोश्त खा रहे हो वो उसका कोई फायदा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मेन चीज़ आपकी सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्स जो है ना आज के दौर में जो है ना, सप्लीमेंट्स बहुत लाजमी है। खुराक और फॉर्मेलिटी रहेगी स्टमक के लिए, खुराक वैसे भी प्योरिटी नहीं है खुराक में आजकल जो आप देख रहे हो। आपके लिए रिकवरी के लिए जो सप्लीमेंट्स है ना वो आजकल बहुत जरूरी है, जिसमें मेन जो आपकी प्रोटीन है, ठीक है, वो बॉडी वेट के हिसाब से आपको इंटेक करनी पड़ती है। जितना आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसकी प्रोटीन की, आपको उस हिसाब से आपको पूरे 24 आवर्स में वो इंटेक करना लाजमी है अगर आपको। अच्छा, रिकवरी में मैं आपको बताता चलूँ कि 2-3 चीज़ें और भी हैं। इंजरी अगर आपको हो जाए तो आपकी रिकवरी जो है वो रिहैबिलिटेशन में चले जाती है, ठीक है। रिहैब में आपको क्या करना है, आपको वेट एक्सरसाइज छोड़नी है, असिस्टेंट एक्सरसाइज करनी है। जिस मसल की आपको इंजरी है उस मसल की आपने असिस्टेंस स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, उस मसल को दोबारा स्ट्रेंथ देनी है, उस मसल को दोबारा रिहैब करना है, उस मसल को दोबारा रिकवर करने के लिए आपने सिर्फ उस मसल की स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है, आपने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी। अच्छा, दूसरा आपका पार्ट का क्वेश्चन ये था कि अगर आप वैसे ही ट्रेनिंग पीक पे जा रही है तो उसमें आपकी रिकवरी क्या। अच्छा, उसमें पहले तो आ गई डाइट, दूसरा सप्लीमेंट, तीसरा नींद आ गई। अच्छा, चौथी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है उसमें आ जाती है भाई स्विमिंग एंड सोना। स्विमिंग एंड सोना, मसाज भी कह लो आप, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेट लिफ्टिंग, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिस पे किसी का फोकस नहीं है, ठीक है, कि यार नहीं फिर करवा लेंगे, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है भाई, ये बहुत ज़रूरी है मसल्स की ग्रोथ के लिए। आप एक रबर बैंड को भी खींचोगे वो एक हद तक जाके टूट जाएगा, आपके मसल्स भी इसी तरह ही हैं, उनको कितना खींचोगे वो एक हद पे जाके टूट जाएंगे, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो उनको दोबारा लचक फॉर्म में वापस लाने के लिए आपको मसाज चाहिए, सोना चाहिए, स्विमिंग चाहिए, बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए जो वो प्रिपेयर कर सको अपने बॉडी को, अपने माइंड को भी। और फिज़िकली हेल्थ से ज़्यादा, फिज़िकली फिटनेस से ज़्यादा आपकी जो है ना मेंटालिटी और मेंटली हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटली हेल्थ होगी तो आप फिज़िकली चलोगे, फिज़िकल हेल्थ नहीं है, मेंटली हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आप चल जाओगे। लेकिन अगर आपकी मेंटली हेल्थ नहीं है ना तो आप जो मर्जी कर लो, आप नहीं चल सकते, इतनी मर्जी फिज़िकली हेल्थ कर लो। उस्मान भाई, अब जो लास्ट में मैं बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो है स्ट्रेचिंग, कि एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग कितनी ज़रूरी है। जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक और रेज़ किया, क्योंकि बेसिकली जो नए बच्चे हैं ना वो एक्सरसाइज करते हैं, मैं क्योंकि अपना क्लब से है लिंक है तो क्लब जाता हूँ, वो एक्सरसाइज की और उसके बाद बैग पैक किया और
घर को, तो वो स्ट्रेचिंग वाला एक मामला नहीं चलता। देखिए, जब आप ट्रेनिंग करते हैं आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है, आपके मसल्स स्ट्रेच होते हैं ठीक है, आपके मसल्स में ट्रेनिंग का फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हुई होती है क्योंकि आपने मसल्स को यूज़ किया, आपने मसल्स पे लोड डाला, मसल्स में स्ट्रेच आ गया, जॉइंट्स में स्ट्रेच आ गया, ऑक्सीजन इनटेक ख़त्म है आपके जॉइंट। बेसिकली स्ट्रेचिंग आप करते हो, स्ट्रेचिंग वो एक चीज़ है कि आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो अपने जॉइंट्स में। जब आपकी ऑक्सीजन जॉइंट्स में इनटेक करती है तो आपका जो स्ट्रेच पड़ा होता है, जो स्टिफ हुआ होते हैं मसल या जॉइंट्स आप कह लें, वो वापस अपनी असल फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपनी वापस असल शेप में आ जाती है। जॉइंट्स कह लें, मसल्स कह लें, वो वापस अपनी नरम जिस तरह बॉडी होती है उस तरह अपनी वापस असल फॉर्म में आती है। ये बहुत ज़रूरी है आफ्टर ट्रेनिंग 30 to 35 मिनट, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस्म गर्म होता भी ये करनी चाहिए, ठंडे जिस्म में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस पे अगर आप स्ट्रेचिंग के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमने इस पे एक एपिसोड भी बनाया हुआ है स्ट्रेचिंग के नाम से, तो वो आप देख सकते हैं। और उस्मान भाई, अगर हमें ये बताएं कि आपको कभी कोई मेन या बेसिक इंजरी कोई हुई है, उसके बारे में बताएं। कोई मेन जी अली, मैं 2010 में यूक्रेन में था, 3 माह के लिए ट्रेनिंग टूर पे गया था। वहाँ मुझे स्नैच पुल करते हुए इंजरी हो गई बैक की। मुझे तब नहीं था अंदाज़ा कि मुझे क्या इंजरी हुई है। मेरी एक टांग जो है वो पूरी डिसेबल कह लो हो गई थी। अच्छा। जब मैं वापस आया, मैंने MRI वगैरह कराई तो मुझे पता चला मेरी L4 L5 डिस्क टीयर्स एंड ड्राइव फट चुकी थी और ड्राइव अपनी जगह से निकल चुकी थी। तो मैंने तकरीबन 2.25 साल जो है वो रेस्ट किया। अच्छा। और मैंने स्ट्रेचिंग दिन में 5 टाइम स्ट्रेचिंग की है इसके लिए, रिकवरी के लिए बैक की। और स्ट्रेचिंग के ज़रिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे रिकवर किया और मैंने दोबारा फिर ट्रेनिंग शुरू की। हाँ, मैंने इसके लिए मेडिसिन कोई नहीं यूज़ की, जबकि डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख के दी थी 2 साल के लिए। मैंने मेडिसिन नहीं खाई, मैंने इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेचिंग की है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की है। आप उस्मान भाई की बातों से आइडिया कर लें कि स्ट्रेचिंग कितनी ज़रूरी है, कि उनको किस तरह मेजर इंजरी हुई, उन्होंने स्ट्रेचिंग की और रिकवर किया और माशाल्लाह फिर दोबारा नेशनल चैम्पियन हुए, सैफ गेम चैम्पियन हुए। और अब मैं उस्मान भाई से ये भी पूछना चाहूँगा, उस्मान भाई अभी आपकी बात से ही मैंने एक सवाल मेरे जहन में आया कि आप कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग कर चुके हैं, क्योंकि अभी आपने बताया कि आप यूक्रेन में ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपको ये इंजरी हुई। जी, मैंने यूक्रेन में 2010 में ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया था यूक्रेन में। वहाँ 3 माह के लिए मैंने ट्रेनिंग की है। इसके अलावा मैंने इजिप्शियन कोच है, वर्ल्ड चैम्पियन रहा है, अरिदा अल बतूती, पाकिस्तान वो आए थे नेशनल कैंप में, हमारे कोच रहे नेशनल टीम के। मैंने उनके अंडर 1.5-2 साल ट्रेनिंग की है। और इसके अलावा अपने पाकिस्तान के डिफरेंट नेशनल कोचेज़ के अंडर मैंने ट्रेनिंग कर चुका हूँ। अब मैं उस्मान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें स्नैच का और क्लीन एंड जर्क का डेमो दें और उसकी टेक्निक्स के बारे में बताएं कि किस तरह स्टाइल के साथ हम वेट उठा सकते हैं। चलिए उस्मान भाई। जी व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं उस्मान राठौर के क्लब में। ये वाक़या है सैटेलाइट टाउन में और ये एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जहाँ पे वेट लिफ्टिंग के साथ साथ दूसरी गेम्स भी होती हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये वेट लिफ्टिंग एरिया है, इसके साथ एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी है। ये वेट लिफ्टिंग एरिया में बेसिकली उस्मान और उसके स्टूडेंट्स एक्सेस करते हैं। ये आ गया मल्टीपर्पज़ हॉल जहाँ पे अभी बैडमिंटन के नेट्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे टेबल टेनिस और रेसलिंग भी होती है। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे उस्मान की कुछ तस्वीरें नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस की। ये नेशनल की पिक्चर है, ये इनका वाइट बोर्ड है जहाँ पे ट्रेनिंग पैटर्न लिखा जाता है। और ये आ गई इसके साथ नेशनल की पिक्चर एक उस्मान की। अब हम बढ़ते हैं स्नैच के डेमो की तरफ। सबसे पहले हम हुक ग्रिप करेंगे, इसमें हमारे अंगूठे अंदर की तरफ होंगे और हम ग्रिप करते हुए रॉड के पैरेलल बैठेंगे। हमारे टोज़ बार से आगे होंगे और बैक को स्ट्रेट करते हुए हम रॉड को पुल करेंगे। इसमें हमारे घुटनों तक फर्स्ट पुल होगा, उसके बाद सेकंड पुल होगा और उसके बाद हम रॉड के नीचे आ जाएंगे। ये हमने एक स्नैच परफॉर्म की है। इसी तरह क्लीन एंड जर्क में भी हम हुक ग्रिप करेंगे, हमारे अंगूठे अंदर की साइड पे होंगे, हमारे टोज़ बार से आगे होंगे। बैक स्ट्रेट करते हुए हम फर्स्ट पुल करेंगे जो कि हमारे घुटनों तक होगा, उसके बाद सेकंड पुल करते हुए हम एल्बोज़ को रोल करेंगे। ये एल्बोज़ रोल हुई और अब हम परफॉर्म करेंगे जर्क। जर्क में हम बेसिकली थोड़ा डीप पुश लेंगे और अपने बाजुओं को स्ट्रेट खोलेंगे, पाँव को पैरेलल आगे पीछे खोलेंगे और इस तरह हमने ये जर्क परफॉर्म की।
जी व्यूअर्स, मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा उस्मान भाई का कि आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला, क्योंकि हम गुजरांवाले आए हैं और यहाँ पे ये वर्किंग डे है और इसके साथ साथ इनकी आज 100% ट्रेनिंग भी है, तो इसके बावजूद ये यहाँ पे आए, उन्होंने हमें प्रॉपर टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच उस्मान भाई। सो गाइस, अगर आप में से कोई मेरे साथ रब्ता करना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पे भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी नज़र आ रही है। अगर आपको किसी किस्म का भी सवाल पूछना या मालूमात चाहिए या आपको डाइट प्लान या ट्रेनिंग के हवाले से कोई भी बात पूछनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही सनसनीखेज और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, सप्लीमेंट्स, यस, एंड स्टीरॉइड्स, ड्रग्स एंड डोपिंग के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो व्यूअर्स, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। याद से सब्सक्राइब करना, ओके? सो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।